चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर किसमें 15 वगैरह में आ जाइए। अब इसमें क्या कहानी है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका टाइप किधर टाइप कर चुके थे, ठीक कर दीजिए, सीधा कर चुके थे ना, तो डाल दीजिए आप टाइप कौन सा हो गया, ये ठीक कर दीजिए। अब इस तरह का क्वेश्चन में आप देखो क्या दिया हुआ है, देख के कुछ याद आ रहा है? अकाउंट्स अकाउंट्स क्या दिया हुआ है? ट्रेडिंग एंड पीएल दिया हुआ है, ठीक है ना। कब का दिया हुआ है? 2015 का दिया हुआ है। कितना यूनिट का दिया हुआ है? 2000 यूनिट्स का दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015 इट इज एस्टिमेटेड दैट, साल के अंत में हम लोग ये एस्टिमेट किए कि आउटपुट जो है ना आगे वाले साल में बढ़ने वाला है, प्राइस मटेरियल बढ़ने वाला है, वेजेस का रेट बढ़ने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रेज इन द प्रोपोर्शन इन द कंबाइंड ऑफ मटेरियल एंड वेजेस, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स अनचेंज रहेगा, अदर एक्सपेंसेस रिमेन अनअफेक्टेड रहेगा इन द राइज इन आउटपुट। यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ स्टेटमेंट, आपको एक स्टेटमेंट सबमिट करना है, किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। शोइंग ए प्राइस एट विच कैमरा, एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट था ना ये कैमरा ही था, ठीक है, कैमरा माने यूनिट्स, ठीक है। विथ कैमरा शुड मार्क्ड सो एज टू शो प्रॉफिट 10% सेलिंग प्राइस, यानी कि आपको एक क्या देना है, स्टेटमेंट देना है, मतलब कॉस्ट शीट, कॉस्ट स्टेटमेंट देना है, जिसमें आपको टोटल कॉस्ट एस्टिमेट करके प्लस प्रॉफिट उसके ऊपर चार्ज करना है। कितना प्रॉफिट? 10% ऑन सेल प्राइस। 10% किसके ऊपर है? सेल प्राइस। और बता देना है आपको कितना रुपया का प्रॉफिट आएगा, कितना रुपया आपका जो भी है स्टेटमेंट प्रेजेंट करना है। अब प्रॉब्लम क्या है सर, इसमें क्या है देखो दो तरह का इश्यूज है। पहला इश्यूज ये है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट है, और दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि आपको ये डेटा का यूज करके सामने वाला डेटा के लिए यहाँ पर क्वेश्चन में कैसे बोलना चाहिए कि काइंडली यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ स्टेटमेंट टू द बोर्ड, यू रिक्वायर्ड टू सबमिट अ स्टेटमेंट फॉर 2016 फॉर 2000, ये बोलना चाहिए था पर क्वेश्चन नहीं बोला है। मतलब ये पर्टिकुलर ईयर का डेटा का यूज करके मेरे को 16 के लिए क्या तैयार कर देना था, कॉस्ट शीट तैयार कर देना है। और इस बार जो 15 का डेटा दिया है ना वो सबसे बड़ा बात है। इससे पहले वाला क्वेश्चन किए थे 15 टाइप सी वाला क्वेश्चन में, उस समय क्वेश्चन में डेटा सीधे सीधे दे दिया था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। इस बार आपके साथ क्या किया है बोलो तो, आपको डेटा सीधा सीधी नहीं दिया है, आपको ट्रेडिंग उठाकर दे दिया है, ट्रेडिंग और पीएल उठाकर दे दिया, बोला लो ट्रेडिंग पीएल का डेटा, उसका डेटा का यूज करके आपको क्या बनाना है, सामने वाला ईयर के लिए एक कॉस्ट शीट तैयार करना है एस्टिमेटेड। और जी ये डेटा दिया हुआ है वो 2000 हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 15 का है, तो 15 का डेटा यूज करिए, और जो भी कुछ ऐड और लेस करने बोला गया है नीचे में उसको ऐड लेस करके आगे में क्या कर दीजिए, कॉस्ट शीट तैयार कर दीजिए। तो हमको यहाँ पर जो एक पार्ट है इस क्वेश्चन का जो पता होना चाहिए कि कैसे एक करेंट ईयर का डेटा का यूज करके और उसमें कुछ प्लस माइनस करके सामने वाला ईयर का हम लोग कॉस्ट शीट तैयार करते हैं। ये वाला पढ़ाई पिछला क्लास में सीख लिए थे, बट इसमें एक नया चीज आ गया कि पिछले वाला क्लास वाला क्वेश्चन में डेटा सीधा सीधा दिया हुआ था, और इस बार डेटा हमको सीधा सीधा नहीं दिया हुआ है, डेटा ट्रेडिंग से निकालना है, पीएल से निकालना है। बस फर्क सी और डी में इतना ही है। बात समझ में आ रहा है? तो डी में पूरा आपको क्या दिखेगा, ट्रेडिंग अकाउंट जैसा ही क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है ना। और आपको इससे क्वेश्चन बनाना है। तो एक तरह से बोल सकते हो कि एक और बात होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये ट्रेडिंग अकाउंट देखे हो ना, देख रहे हो ना, ये बहुत सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो प्रॉफिट दिख रहा है ना, कॉस्ट वाले लोग भी बनाएंगे ना। जैसे कि हम बता रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट लोग का क्वेश्चन आता है ना कि सर क्या ये जो प्रॉफिट दिख रहा है ये तो अकाउंट्स वाले लोग का प्रॉफिट है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का प्रॉफिट है। तो क्या लगता है कि अगर हम 2015 का ही क्या बनाए,
कॉस्ट शीट बनाए, जो कि बनाना पड़ेगा ही पर यूनिट पता करने के लिए, तो क्या यही वाला प्रॉफिट आएगा? जरूरी नहीं है, बट ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, बहुत सिंपल सुशील क्वेश्चन है। सिंपल सुशील मैंने ऐसा ऐसा कोई इसमें आइटम नहीं रखा गया है जो आपको डिस्टर्ब करे, यानी कि जितना भी आइटम है ना सब कॉस्ट शीट में जाएगा ही जाएगा। तो सर क्या क्या आइटम है जो कॉस्ट शीट में नहीं जाता? बैड डेट रिकवरी कहाँ जाता है? बैड डेट रिकवरी अकाउंट्स में कहाँ जाता है? बैड डेट रिकवरी अकाउंट्स में कहाँ जाता है? फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए सब, अब जीवन में कभी अकाउंट्स नहीं आएगा ऐसा सोच रहे हैं तो पाप पड़ रहा है, और कुछ नहीं। अकाउंट्स कभी नहीं आएगा, पढ़े ही कहाँ है अकाउंट्स? फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़े हैं वो क्या है? वो तो 11 12 वाला पढ़ाई था, अकाउंट्स आया ही कहाँ अभी तक? वो भी तो नया चैप्टर नहीं मिला आपको देखने को, भूल जाइए सब। अरे क्रेडिट साइड में आता है ना रिकवरी, बैड डेट कहाँ आता है? डेबिट साइड में। ये सब आइटम हम लोग यहाँ रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड नहीं करते हैं? कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे आइटम्स है, तो ऑब्वियसली ये वाला प्रॉफिट आपका मैच नहीं करेगा। नेट प्रॉफिट अकाउंट का अलग आता है, कॉस्ट का अलग आता है, बट क्या इस वाले क्वेश्चन में मैच करेगा? हाँ। क्यों? क्योंकि वो जो डेटा होता है, आइटम्स होता है जो कि कॉस्ट में आता है और एफएम में नहीं आएगा। एफएम मतलब फाइनेंशियल, एफए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है, कॉस्ट में नहीं आता, इसमें वो डेटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं है। तो नहीं है तो ये कॉमन डेटा है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी आएगा और कॉस्ट में भी आएगा, तो बस तो इसके लिए मैच कर जाएगा। तो हमको क्या करना है समझ में आ रहा है ना? पिछले क्लास में सीखे थे ना, पहले हमको क्या कर देना चाहिए, 2015 का कॉस्ट शीट बना लेना चाहिए। किसका बनाना चाहिए? 2015 का कॉस्ट शीट बनाना चाहिए, और उसके बेस पर हमको 16 का क्या तैयार करना है? कॉस्ट शीट तैयार करना है। समझ में आ रहा है? चलिए स्टार्ट कर जाइए, चलिए शुरू करिए, लेके प्रभु का नाम। ठीक है, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 15। आपको सम्स कराने से पहले हम लोग समझा दे रहे हैं, इसका पीछे रीजन होता है, तो ही अकाउंट्स में ये काम नहीं किया जाता है, पता है ना? थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का बताया जाता है वहां पर भी, बट कॉस्ट में आप जब कर रहे होते हैं ना, तो जोम्बिया अप्रोच पूरा मत बन जाइए। जोम्बिया अप्रोच मैंने, जोम्बिया नहीं जानते? तो जोम्बी जोम्बी देखे हैं कभी टीवी वीवी में? हकीकत में तो नहीं देखे होंगे, टीवी में देखे हैं। हकीकत में देखते तो आप खुद रहते जोम्बी। तो टीवी में देखे है ना, तो उन लोग का बुद्धि होता है, ब्रेन काम करना बंद कर देता है, बस खाली क्या चल रहा होता है, हाथ पांव चल रहा होता है। तो बस सब्स बनाते समय कॉस्ट में ना ये वाला गलती नहीं करना है। क्या ब्रेन को बंद कर दिए हैं, अकाउंट्स में करते हैं, कान वैसे ऐसे हेडफोन लगा लिए, ब्रेन तो बंद कर दिया है, ब्रेन कहाँ काम कर रहा है? गाना सुनने में काम कर रहा है, और जॉम्बी अप्रोच वैसे से बना रहे हैं। तो भाई ऐसे बनने वाला सम्स, क्या हुआ हंस रहा है? ऐसा करता है इसलिए क्या? तो वो बस जय श्री राम लिखना हो ना तभी काम करेगा, बाकी जब पढ़ाई करते हो तो खासकर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अकाउंट्स में जो है, अकाउंट्स में नहीं करना चाहिए, कॉस्ट में तो भूल से भी नहीं, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पर। ठीक है, चलो फॉर्मेट ले लीजिए एक। पर्टिकुलर सर यहाँ तो पर यूनिट बनाना पड़ेगा, जी बिल्कुल, और पर यूनिट का कॉलम बनाए थे। चलिए स्टार्ट करिए, कॉस्ट शीट को नजरों में रखिए और आगे बढ़ना चालू कर दीजिए। कॉस्ट शीट में सबसे पहला क्या आता है?
अच्छा पहले तो लिख लीजिए स्टेटमेंट शोइंग, क्या बना रहे हैं बोलिए, स्टेटमेंट शोइंग क्या, कॉस्ट, कॉस्ट शीट फॉर ईयर, पर ईयर कितना यूनिट्स का, सेल कितना हुआ है 2000, प्रोडक्शन कितना हुआ है, फाइनेंस गुड्स कितना है, ढूंढो, कुछ बोला है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, फिनिश गुड्स ढूंढो, होगा होगा कहीं ना कहीं होगा, ढूंढो, ढूंढना तुम्हारा काम है। क्वेश्चन में कभी कभी नहीं भी बोलता है, ढूंढना पड़ता है। फिनिश गुड्स क्वेश्चन में कभी कभी नहीं बोलता है, ढूंढना पड़ता है, कैसे ढूंढोगे बोलो, देखो कैसे ढूंढोगे। इसीलिए लिख रहा है, यहाँ लिखा रहा था क्या, तुम्हारा है ना, यहाँ यूनिट्स दिखा रहा था और यहाँ कॉस्ट लिखा रहा था। अगर यूनिट्स नहीं लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, यानी कि जितना प्रोडक्शन हुआ है ना उतना क्या हो गया, यही यही उतना ही प्रोडक्शन है उतना ही। अगर यहाँ पर आपको फॉर्मेट में दिख जाए ना क्लोजिंग स्टॉक, तो यानी क्या है यहाँ पर, जितना प्रोडक्शन हुआ है उतना सेल कम हुआ है, क्योंकि जो बहुत सारा गुड्स, बहुत सारा यूनिट जो अनसोल्ड रह गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन अलग हो जाएगा और सेल अलग हो जाएगा। पकड़ में आया कहाँ रखा रहेगा, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ लिखा रहता है। चलिए, तो यानी कि प्रोडक्शन भी हमारा उतना ही और सेल भी हमारा उतना ही, तो प्रोडक्शन सेल एक ही है। चलो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट, बताइए शुरू करिए। सबसे पहले क्या मिल रहा है आपको, डायरेक्ट मटेरियल, लिख दो डायरेक्ट मटेरियल, बना बनाई डायरेक्ट मटेरियल दिख रहा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कितना का है 1,60,000 पर यूनिट, निकाल लो इसका 80 रुपीज। फिर आगे बढ़िए, डायरेक्ट मटेरियल के बाद, डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस, कितना है डायरेक्ट वेजेस 2,40,000 120। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिख नहीं रहा है सर, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिख रहा है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, और यहाँ है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, स्टाफ सैलरी दिख रहा है, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, स्टाफ कहाँ होगा, ऑफिस का खर्चा है, रेंट दिख रहा है, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, कहाँ का खर्चा है, कहाँ का रेंट है, ऑफिस का रेंट होगा, ऑफिस का खर्चा है, सेलिंग एक्सपेंस दिख रहा है, वो भी नहीं है, सेलिंग का खर्चा है, ऑफिस एक्सपेंस दिख रहा है, ये फिर ऑफिस का खर्चा है। बात समझ में आ रहा है क्या सर, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, तो यही आ जाएगा क्या, प्राइम कॉस्ट, 4 लाख पर यूनिट देख लो 200। उसके बाद देखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड, इसको आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोल कर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग WIP वाला भी तो झमेला नहीं है यहाँ पर, 1 लाख रुपए का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, 5 लाख का आ जाएगा वर्क कॉस्ट, पर यूनिट निकाल लो, यहाँ 50, यहाँ 250, चलो ये भी हो गया वर्क कॉस्ट। उसके बाद के बाद जी ऑफिस ओवरहेड, अरे बहुत सारा स्टाफ सैलरी है, ऑफिस ओवरहेड क्यों, मतलब ऑफिस ओवरहेड में बहुत सारा है, जैसे कि स्टाफ का सैलरी, स्टाफ सैलरी कितना 1,20,000, 1,20,000 का स्टाफ का सैलरी है,
रेंट है 20,000 का, फिर रेंट के बाद है आपका ऑफिस एक्सपेंसेस है। ये तीनों निकाल लो, बताओ कितना आ रहा है। 60, 10, 20, तीनों को ऐड कर दो। 1,00,000, 60, एक 80, 86, 60, 70, 80, 90, दो 3, 40, यही ना। 40, 80, एक 80, 86, एक तो है ये वाला 3, 40। क्या आया ये? सीओपी ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यही हमारा क्या बन, अच्छा, यही हमारा क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्यों? क्योंकि फिनिश गुड्स नहीं है ना, तो यही हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है। इस पे ऐसे लिखते हैं, सीओपी पब्लिक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें क्या ऐड कर दोगे? सेलिंग ओवरहेड दिया हुआ है ना, सेलिंग ओवरहेड कितना दिया हुआ है? सेलिंग ओवरहेड 60,000। बस बात खत्म। कितना आ जाएगा पर यूनिट, निकाल लो। हाँ, और ये आ जाएगा 740, यहाँ आ जाएगा 380। ठीक है, खत्म। क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल। सेल दिया हुआ है ना। क्या होगा? अच्छा, ये क्या आया? कॉस्ट ऑफ सेल। बताओ अब आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? प्रॉफिट ऐड करेंगे। कितना प्रॉफिट ऐड करोगे? कितना प्रॉफिट ऐड करोगे? 10% ऑन, नहीं करना था। 10% ऑन सेल, वो आपका नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेशन में करना था। यहाँ पर बना बनाई आपको सेल दिया हुआ था, ये सेल दिख रहा है ना, यही उठा लेना था। वो जो दिया हुआ था ना, वो नेक्स्ट ईयर का कोटेशन के लिए है। यहाँ पर 8 लाख का सेल हमको पहले से पता है। अब देखो प्रॉफिट कितना आ रहा है। ठीक है, 60,000 का प्रॉफिट आ रहा है। और बताओ यहाँ पर 30 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा? 400। एक बार जाओ तो देखो तो, कॉस्ट पीएल वाला प्रॉफिट भी इतना ही आ रहा है क्या? अकाउंट्स वाला प्रॉफिट भी इतना ही आ रहा है क्या? बोला तो नहीं उतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि सारा डेटा आप पोस्ट किए हुए हो, देखो A to Z सारा डेटा पोस्ट किए हुए हो। तो एक नया चीज भी सीखे अभी आप, कि किस तरह से कॉस्ट वाला अकाउंट्स का क्या करके, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाकर कॉस्ट का क्या निकाल पाए? प्रॉफिट, कॉस्ट कॉस्ट शीट बना पाए। चलो अब ये काम तो हो गया, नेक्स्ट काम करना चालू करते हैं। अब क्या करना है? 16 बोला नहीं है, आप एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट लिखो ना। 16 बोला है कहीं भी क्या? तो काहे क्वेश्चन से आप लड़ रहे हो? नहीं बोला है तो मत करो। तो कहीं बोला है 16? तो क्या बोला है? क्वेश्चन पढ़ो तो। यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ स्टेटमेंट, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट स्टेटमेंट। ठीक है ना, बोलना चाहिए था। क्वेश्चन में गलती किया हुआ है, बोलना तो चाहिए था। ठीक है, क्या लिखोगे? स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर कितना यूनिट्स के लिए? सर वो तो नहीं दिया हुआ है। देखो कितना इस बार कितना परसेंट से आपका आउटपुट और सेल बढ़ गया है? 30% से बढ़ाओ। पहले कितना था, सिखाए थे ना? 9,000 रुपये में क्या कर देना है? प्लस 20% कर देना है। 2,400, 2,400 यूनिट्स का। चलिए बनाइए बनाइए बनाइए।
सर आप पर यूनिट को बाद में लिख दिए हैं, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, पहले लिखो या बाद में लिखो। चलिए बहुत ध्यान से एक बार ना हम लोग रीड कर लेते हैं फिर से, क्या चीज वो जो एडजस्टमेंट था ना उसको पढ़िए। तो आउटपुट और सेल बढ़ा हुआ है, ध्यान रखना पड़ेगा नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। तो आउटपुट सेल का तो ट्रीटमेंट कर भी दिए, तो लिख भी दिए, ऊपर ही लिख दिया, हो गया। अब ध्यान ये रखना है ना कि 2400 से मल्टीप्लाई करना है हर एक चीज को। वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट से फिक्स कॉस्ट को छाप देना है, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट फिक्स कॉस्ट से। सर सर रुकिए रुकिए, क्या बोल रहे हैं आप? तो कहाँ उसको मालूम चलेगा कि इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट है? ये तो समझ में आता है कि ये दोनों क्या है, पर ये वेरिएबल कॉस्ट है कि फिक्स्ड कॉस्ट है कैसे मालूम चलेगा? ये लोग फिक्स्ड कॉस्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट है कैसे मालूम चलेगा? पकड़ में आ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन तो पिछले वाला क्वेश्चन बता दे रहा था, देखो इतना वेरिएबल इतना फिक्स, ये तो कुछ नहीं बोला है। क्वेश्चन खुद आपको हेल्प करेगा, चिंता मत करो, क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा ही। आओ पहले क्या लिखा हुआ है देखो, प्राइस ऑफ मटेरियल इंक्रीज, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये तय है। और हमेशा याद रखना कि प्राइस ऑफ मटेरियल इंक्रीज बोल रहा है ना, तो तुमको उसका पर यूनिट को इन्फ्लेट करना है और फिर 2400 से मल्टीप्लाई कर देना है, पर यूनिट को बढ़ाना और फिर 2400 से मल्टीप्लाई कर देना है। वेज रेट विल राइज, अगेन वेज रेट भी हमारा क्या है, वेज हमारा डायरेक्ट मटेरियल क्या है, डायरेक्ट वेजेस क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, तो पर यूनिट निकाल कर बढ़ा देना है और फिर 2400 से मल्टीप्लाई करना है। ये 4 नंबर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये हम बताएंगे जब समझाएंगे क्वेश्चन में आएंगे तब, ठीक है, उसको भी छोड़ो। 5 नंबर, हम अभी 4 नंबर पॉइंट समझाए नहीं है। 5 नंबर बोलो, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स अनचेंज। ओ, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स, तो जो सेलिंग, सुनना, यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है, लोगों को लगता है ना कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सेलिंग कॉस्ट इज रिमेन्स अनचेंज ना, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट इज रिमेन्स अनचेंज, यानी कि वहां से पर यूनिट लेकर आना है, वही पर यूनिट यहाँ रख देना है। बात समझ आ रहा है क्या? बोले ना क्वेश्चन हेल्प करेगा आपका। तो क्लियर क्लियर हुआ सेलिंग कॉस्ट को लेकर। फिर आगे क्या बोल रहा है, अदर एक्सपेंसेस, अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड। अब बताओ इसका क्या करें, अदर एक्सपेंसेस। सर अदर एक्सपेंसेस में कौन कौन आ जाएगा? देखो अदर एक्सपेंसेस में कौन कौन आ जाएगा हम बता दे रहे हैं। अदर एक्सपेंसेस में कौन कौन आएगा, सेलिंग का बात कर दिया ना, स्टाफ आ जाएगा, ठीक है, रेंट आ जाएगा, सेलिंग का तो बात कर ही दिया था, ऑफिस वाला आ जाएगा। ये इस 3 के बारे में बात कर रहा है। इस 3 के बारे में क्या बात कर रहा है ये बताइए? क्या बोला, रिमेन्स, तो क्या करेंगे आप बताइए, आप बताइए क्या करेंगे? अरे फिक्स कॉस्ट है नहीं है, हम तो पूछ ही नहीं रहे, हम क्या करेंगे ये डायरेक्ट पूछ रहे हैं। क्या पर यूनिट निकाल कर रिमेन्स अनचेंज रहेगा, कि एज जो डेटा दिया हुआ है उठा के वही छाप देंगे? जो डेटा है ना वही छाप देंगे, यहाँ पर यूनिट से मतलब नहीं है। समझ में आया ना, क्वेश्चन खुद ही बता दिया क्या करना है। चलो हो गया, ध्यान रख के चलो करो जल्दी। डायरेक्ट मटेरियल, निकालिए डायरेक्ट मटेरियल। पर यूनिट कितना था, 80 रुपया, कितना चेंज हुआ, 20% ना, तो हम 120% से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत? आप 20 80 में प्लस 20 कर रहे होंगे, हम 120% से क्या कर रहे हैं, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा नहीं सब चीज, घर में थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा ये सब चीज से। 120% से मल्टीप्लाई, 20% से बढ़ गया इसीलिए। उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर, यूनिट से, 2400 से डायरेक्ट आ जाएगा। कितना आ गया अमाउंट? अच्छा पर यूनिट आया कितना था, 96। ये आया था 80 इंटू 120 से। अच्छा है, आपके आपके तरीका से लिख दे तो 80 प्लस 20%। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस चेक करिए, डायरेक्ट वेजेस क्या हुआ, डायरेक्ट वेजेस पहले कितना था, 120, कितना परसेंट से बढ़ा, 5% से बढ़ा है, तो 105%।
इंटू 2400 यूनिट्स कितना आ जाएगा? 3 लाख 3,24,000 3,02,400। तो 120 का 105%, 126। अब आ जाएगा आपका क्या? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितना आ गया? 2,30,400, 5,08,000। कितना आ गया? 96 प्लस 126, 222। उसके बाद हमको क्या ऐड कर देना था? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यही ना? अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बारे में क्या बोला है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बारे में क्या बोला है? हाँ, हमको आज जवाब दीजिए, पढ़ के और जवाब दीजिए। जब तक जवाब नहीं देंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बारे में जवाब गलत हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जवाब तो दीजिए। क्या बोला मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बारे में? सबके पास जवाब होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल रेज इन द प्रोपोर्शन टू कंबाइंड ऑफ मटेरियल और वेजेज। हम्म, कॉस्ट क्या दिया है? हाँ बिल्कुल कॉस्ट बढ़ रहा है, तो वही पता है। घर में छोटा भाई है, काकी का, मासी का, से पूछोगे नहीं बोलेगा हाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो बढ़ रहा है। आगे कुछ बताओ, कैसे निकलेगा, हम ये पूछ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगा उस प्रोपोर्शन में, मटेरियल और वेजेस का कंबाइंड प्रोपोर्शन में। मटेरियल और वेजेस का कंबाइंड प्रोपोर्शन, पहले आप जाइए पुराना वाला। मटेरियल और वेजेस को जब कंबाइन करोगे तो क्या आएगा? ठीक है ना? तो यहां पर आपको प्राइम कॉस्ट का पोर्शन पता करना होगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में। माने अगर आप देखो यहां पर, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पहले कितना था? 1 लाख रुपया। प्राइम कॉस्ट कितना था? 4 लाख रुपया। का परसेंटेज निकालो, यू विल गेट 25%। हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है ना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है ये बोलना चाह रहा है कि प्राइम कॉस्ट का माने मटेरियल और वेजेस का कंबाइंड जितना आपका 25 है कि 20 आ रहा है? 25% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो पहले था बोल रहा है कि उतना ही यहाँ भी रहेगा। मतलब उस पोर्शन में ही बढ़ेगा। उस पोर्शन में अगर क्या बढ़ेगा? प्राइम कॉस्ट बढ़ जाएगा तो ये भी बढ़ जाएगा, प्राइम कॉस्ट घट जाएगा तो ये भी घट जाएगा, तो उसके पोर्शन में ही चलेगा। तो उसके पोर्शन में चलेगा यानी कि कंबाइंड पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पर पता करना पड़ेगा कि परसेंटेज कितना था। तो ये पुराना वाला ही अब कॉस्ट शीट में ये निकाल के पता कर लीजिए कितना परसेंट है बस। तो यहाँ पर हमको क्या करना है नया वाला में? अब देखो यहाँ पर प्राइम कॉस्ट बढ़ गया ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 5,32,800 के ऊपर क्या कर दीजिए? 25% अप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 1,30,000। ये क्या बोला? अब समझ में आया? अब पढ़ो एक बार, अब क्लियर हो जाएगा। पहले सुन लो, पढ़ लो। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल रेज इन द पोर्शन टू कंबाइंड ऑफ मटेरियल और, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वैसे ही बढ़ेगा जैसे प्राइम कॉस्ट बढ़ेगा। कंबाइंड का मतलब ही क्या हुआ बताओ तो? प्राइम कॉस्ट। समझ में आ रहा है ना? तो पोर्शन प्राइम कॉस्ट के पोर्शन में बढ़ेगा, तो प्राइम कॉस्ट का पोर्शन के लिए प्राइम कॉस्ट का कितना पोर्शन है पहले वो तो पता कर लो। तो पुराना वाला कॉस्ट शीट से पोर्शन पता कर लिए, पोर्शन में परसेंटेज, और फिर उसके अकॉर्डिंगली बढ़ा दिए। चलिए, यही क्वेश्चन में एक ट्रिकी पॉइंट था, ये कहीं ना कहीं डाल देता है अलग अलग जगह पर भी, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत ये वाला लाइन।
ये अलग अलग जगह पे भी डालता है, एक बार और आएगा ये कहीं। हो गया। अब रास्ता क्लियर है, सिग्नल एकदम ग्रीन है, फटाफट चलिए, अब आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, कितना पर यूनिट आया? पर यूनिट कितना आया था? 55.5। चलो 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 आगे बढ़ो। हाँ, पहले वाला मैंने ये 1 लाख, नहीं यहाँ पर ये पहले पहले वाला क्या हुआ, बोला हुआ है कि इसका पोर्शन, ये जो क्या है पोर्शन, मतलब कि जितना प्राइम कॉस्ट होगा उसके पोर्शन में ये चेंज होगा, इतना ही। तो पहले पता कर लिए पोर्शन, तो ये 1 लाख रुपया मैं प्राइम कॉस्ट का कितना पोर्शन है, कितना परसेंटेज है, 25। बस, तो ये लिंक है इसके साथ, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो पुराना वाला ऐड नहीं होगा, उसके पोर्शन में बढ़ेगा। 5 लाख, अगर ऐसा समझो ना, 5 लाख अगर आपका प्राइम कॉस्ट है, तो 1 लाख का क्या है, इसको लोग ऐसे समझाते हैं, हम बता टफी वाला समझा दे रहे हैं, ठीक है ना, इजी करने से आपको दिक्कत हुआ, तो ऐसे बताया जाता है कि देखो, अगर 5 लाख रुपया क्या है आपका, 1 लाख रुपया अगर आपका क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना, कब है, जब आपका क्या है, 5 लाख का प्राइम कॉस्ट है। तो बताइए, इस बार आपका, गलती बता रहे हैं हम, 5 लाख रुपया, ठीक है तो था, 1 लाख रुपया क्या है बताइए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, कब, जब 5 लाख का प्राइम कॉस्ट था। तो बताइए, 5,32,000 रुपया का जब प्राइम कॉस्ट होगा, 5,32,800, 5,32,800, तो प्राइम, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना आएगा। तो ये इस हिसाब से यही बात लिखा हुआ है, बट हम इसको क्या किए, आपको परसेंटेज में सिंपली बता दिए, देखो उस परसेंटेज में बढ़ेगा, समझ में आ रहा ना, किस परसेंटेज में, नहीं आ रहा, अलग आ रहा है, वही तो आना चाहिए। 4 लाख होगा, ओह सॉरी 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 सॉरी, 4 लाख होगा, अब आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे करो, या तो फिर हम तो क्या बोल दिए, चुपचाप से क्या निकाल लो, वो परसेंटेज को मेंटेन कर देना है, वो रहा जितना पोर्शन हुआ है वही पोर्शन यहाँ मेंटेन होना है, उसी हिसाब से मेंटेन क्या होना, उसी हिसाब से रेज करेगा, तो उसी हिसाब से रेज करेगा मैंने, प्राइम कॉस्ट बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। आपको जो चाहिए आप ले लीजिए, ये वाला तरीका भी रख लीजिए, फ्री है, रख लो, के लिए पैसा नहीं लग रहा है, ये ज्ञान के लिए। चलो आगे बढ़ो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गया, तो ये क्या आया, कितना आया, वर्क कॉस्ट, फिर पर यूनिट बताइए, 77.5। ओ बाबा, अच्छा हुआ तो कॉपी में नहीं लिखते हम, नहीं तो इतना काटा कुटी करवाते तुम लोग। हम्म। वर्क कॉस्ट के बाद क्या करना है, ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड में सबसे पहले क्या आ रहा है, एक काम करो ना, पहले वो वेरिएबल वाला कौन सा था, वेरिएबल किस पे चेंज आया था, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्राइस में चेंज आया था ना। हम्म, बोला ना कॉस्ट पर यूनिट चेंज हुआ है जो भी है, सेलिंग प्राइस तो यहाँ का है भी नहीं, समझते ही नहीं हो तुम लोग। हम क्या बोल रहे हैं कि सेलिंग में ही तो चेंज हुआ था ना, अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड स्टाफ, रेंट, ऑफिस, तो ये सब तो सब ऑफिस वाला मैटर था, तो ऑफिस वाला में तो कोई चेंज ही नहीं आया हुआ है, तो क्या कर देना है, यहाँ पर ऑफिस लिखिए, है ना, और पूरा डेटा को उठाकर कॉपी पेस्ट मार दीजिए, कैसे कैसे, स्टाफ का, एक 20 छपाई होगा, रेंट 20,000 तुम छाप दीजिए,
उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस क्या कर देना है, छाप देना है, बस हो गया। 8,46,000 ये क्या आया, सीओपी, यही आया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यही सीओपी यही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब इसका पर यूनिट भी निकाल लीजिए जल्दी जल्दी, इसका पर यूनिट भी निकालिए जल्दी जल्दी। कितना, फिर चलो छोड़ दो, हम निकाल लेंगे। 8 पॉइंट पूरा 33 है, तो पॉइंट के बाद दो डेटा बता दीजिए ना, पॉइंट के बाद कितना डेटा लेना है, मैक्स टू मैक्स 3। 16.6 नहीं 67, 50 प्लस 8.33 कितना आया, चलो 55। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद अब क्या करेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ था, इसका पर यूनिट उठाना है, पर यूनिट 2400 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट्स को पर यूनिट से बोला है, पर यूनिट पिक करके लेकर आओ। पर यूनिट कितना था इसका, 30, 30 से मल्टीप्लाई करो, 72,000, देखो कितना आ रहा है, 9 लाख। और यहाँ पर सर इसको क्यों नहीं बढ़ाएं, क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ बोला था कि पर यूनिट को चेंज नहीं आया हुआ है, तो पर यूनिट वाइज लेके चलना था। 382.5, इसके बाद यही आया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल। इसके बाद हमको इसमें प्रॉफिट ऐड करना है, प्रॉफिट ऐड कर देने के बाद ये आ जाता सेल। और क्वेश्चन में एक मजे वाला बात क्या बोला है, जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट वो सेल से लिंक कर दिया है। तो प्रॉफिट बोल रहा है एट द रेट ऑफ 10% ऑन सेल। तो सिखाए थे ना आपको, किसको 100 मानना है, सेल को 100 मानोगे, ये तो 10 निश्चित है, कॉस्ट कितना आएगा, बताओ, 90 आएगा कि 110 आएगा, 90 कॉस्ट मानना होगा, तभी तो 90 प्लस 10 ये 100 आएगा। चलो अब इस बेस पर फटाफट कैलकुलेट कर लो प्रपोस्टेट लगा के, 1,02,, 9,18,000 90 है, तो 10 कितना होगा, 1,02,000 बिल्कुल। और इस दोनों को ऐड कर दो, 9,18,000, तो 10,20,000, डन। 1,02,000 को 2,400 से डिवाइड मारोगे तो 42.5, और इसको ऐड कर दोगे 382.5 से, तो आ जाएगा 425 का पर यूनिट। सेल्स प्राइस पर यूनिट भी आ गया 425, सेल्स प्राइस पर यूनिट 425 हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, डन। ये हो जाने के बाद क्वेश्चन नंबर 20 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 ये हो गया सबका।
देखिए, फ्रॉम द प्रॉफिट और लॉस ऑफ सन एंड कंपनी 2005 का दिया हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 2000 है। अब यहाँ बोल दिया साफ साफ, यहाँ लिख देना। बियरिंग इन द माइंड, बोल रहा है खोपड़ी में बात को ध्यान रखना, दैट प्रॉफिट का रेट 20% ऑन कॉस्ट है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, अच्छा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, ठीक है ना। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदर चार्जेबल एक्सपेंसेस, जीपी, इधर सेल, इधर क्लोजिंग स्टॉक। देख लो क्या आ गया, ऑफिस रेंट, ऑफिस सैलरी, सेलिंग, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, जीपी, डिविडेंड रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। सर ये सब कहाँ जाएगा, वो क्या बता, फॉर्मेट याद करो, कॉस्ट का फॉर्मेट याद करो। क्या क्या हुआ देखो, घटना तो बोल रहा है कि क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2006 में क्या होगा, बोल रहा है प्रोडक्शन और सेल्स बढ़ जाएगा, कितना परसेंट से, 15% से, ठीक है। दूसरा में बोल रहा है कि प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल भी बढ़ जाएगा, लो प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल भी बढ़ जाएगा। फिर तीसरा में बोल रहा है कि डायरेक्ट वेजेस भी बढ़ जाएगा 20% से। चौथा में बोल रहा है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल इंक्रीज टू, इतना हो जाएगा। तो आपको अमाउंट वाला कॉलम में ये चुपचाप से लिख देना है। अदर चार्जेबल एक्सपेंसेस 15% पर यूनिट बढ़ेगा, ये पर यूनिट बढ़ाया हुआ है, तो भाई हम लोग हमेशा पर यूनिट ही बढ़ाते हैं। तो अदर चार्जेबल एक्सपेंस बताए थे आपको कि एक तरह से वेरिएबल कॉस्ट ही होता है, ये थोड़ा घुमा दिया आप लोग को। यहाँ पर नहीं बोला था कि पर यूनिट बढ़ेगा तो पर यूनिट ही बढ़ाते हो, यहाँ पर बोल दिया कि पर यूनिट बढ़ाने के लिए, तो पर यूनिट तो बढ़ा देना, और क्या। 15% पर यूनिट बढ़ेगा, ये यूनिट इधर आ गया है, तो वापस उधर लेके चले जाइए, तो कैसे लेके जाए, अरे यहाँ काटो, यहाँ लिख दो। क्रिएटिविटी दिमाग में ना तुम लोग का है नहीं, समझ में आ रहा है, कैसे लेके जाए। 6 नंबर पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस प्रीमाइसेस विल बी, बोल रहा है डेप्रिसिएशन 8,000 रुपया होगा, मतलब बनाइए। सर ये एग्जाम में आया है, अरे जो क्वेश्चन कराया जा रहा है सब एग्जाम का ही क्वेश्चन है, फालतू नहीं पढ़ा रहे हैं। कम क्वेश्चन कराओ, जल्दी सिलेबस खत्म करो, फिर घर में जाकर रिवाइज करो, तो फिर हम लोग का क्वालिटी खराब हो जाएगा। अरे नहीं, इस चीज का ध्यान रखा जा रहा है, यहाँ पढ़ने से क्वालिटी खराब हो जाएगा, समझे। एक आइए 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 आइए, वापस आ जाइए। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले क्या करना है, स्टेटमेंट स्टेटमेंट showing cost for year ending 2015। यूनिट्स कितना था, यूनिट्स कितना था, कितना यूनिट्स है, अच्छा सर यूनिट्स तो दिया ही नहीं है, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ। सर यहाँ तो क्लोजिंग स्टॉक भी है, तो फिर प्रोडक्शन और सेल्स तो अलग अलग होगा, है ना। दिमाग चकरा गया है तुम लोग का, चकरा गया है। ध्यान से देखो वहां पर, क्या सच में क्लोजिंग स्टॉक है, हाँ सर। अरे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, और जो हमारा स्टॉक होता है ना वो फिनिश गुड्स होता है। तो अभी तो बोले तो क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होना चाहिए, ये रॉ मटेरियल का स्टॉक है, रॉ मटेरियल का भी यही आता है। तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लिखा हुआ है क्या, नहीं ना, तो इसका मतलब प्रोडक्शन भी उतना
सेल भी उतना। समझ में आया छोटा छोटा बात ये सब चीज। कितना है प्रोडक्शन? 4,000। सेल्स भी कितना? समझ में आ रहा है क्या? ये सब जानते हो, ये सब क्वेश्चन खत्म करने में कितना लगता है? 10 से 15 मिनट। बट हम आप लोग को जानबूझ का ये गलती करने दे रहे हैं। पता नहीं ये सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता, बट कहीं ना कहीं यही जेन्युइन तरीका है, 12 बोल चुके हैं। नहीं तो बोलो फटाफट क्या कर दे रहे हैं हम। सम्स कर लो और फिर एग्जाम में क्लोजिंग स्टॉक यहाँ ढूंढना तुम बैठ के। वही तो क्लोजिंग स्टॉक, वही तो है। इसका यूनिट्स कितना है सर? वो भी तो नहीं दिया हुआ है। तो ये रॉ मटेरियल है। बात में आ रहा है ना? क्लोजिंग फिनिश गुड्स आपको नहीं दिया हुआ है, यानी ये क्वेश्चन भी आपका नॉर्मली बन गया, जितना प्रोडक्शन उतना। अब क्वेश्चन ये है कितना प्रोडक्शन कितना सेल। तो सेल का यूनिट दिया हुआ है, देखो ना, वही प्रोडक्शन वही सेल, यहाँ लिखा तो है। ठीक है, चलिए। तो 4,000 है ना? एक दो और आगे बढ़ जाओ। सर एक चीज दिक्कत है इसमें, क्या? इसमें रॉ मटेरियल से कंज्यूम पहले निकालना पड़ेगा, तो चलो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पता है ना? ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 4 लाख। इनर कॉलम में लिखना ये अमाउंट है, आप पड़ेगा, ये पर यूनिट है। क्या? ओ सॉरी, ओपनिंग स्टॉक नहीं है। लैस कर दो, रेस कौन करेगा? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्या कर देना होगा? माइनस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कितना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? 24,200। इसीलिए इसका यूनिट का दरकार नहीं था मेरे को, डायरेक्टली अमाउंट से काम हो जाता। क्योंकि जब क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल निकाल रहे होते हैं तो यूनिट से कोई मतलब होता नहीं है। बताइए कितना आया रॉ मटेरियल कंज्यूम? रॉ मटेरियल कंज्यूम 4,05,800। तो का डिवाइड मार दीजिए 4,000 से, कितना आ जाएगा? 101.45। अब आ जाइए डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस बताइए, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितना है? 2,75,000। तो डिवाइड मारिए 2,75,000 को 4,000 से, 68.75। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है। कितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस? हाँ, कितना है? 72,600। और अदर चार्जेबल एक्सपेंसेस भी है। ये सब का सब क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना? डायरेक्ट एक्सपेंसेस 72,600, और इसी में आ जाएगा क्या? हाँ यही आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ही पार्ट है वो। अदर चार्जेबल एक्सपेंसेस। चार्जेबल एक्सपेंसेस याद है ना? अरे चार्जेबल एक्सपेंसेस, उसी को तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो इसी का पार्ट है, चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। 2,75,000 पूरा ऐड करके बता रहे हो? काहे? 8,46,900। 72,600 डिवाइड बाई 4,000, 18.15। 93,500 डिवाइड बाई 4,000, 23.375। दोनों को ऐड कर दीजिए, 18.15 प्लस 68.75। यहाँ आ जाएगा शायद 1010275। पास कर लेते हैं। 211? क्या 211? तो 2 ही तो है, 275 तो।
क्यों? अच्छा, समझ गए। प्राइम कॉस्ट ये रॉ मेटेरियल कंज्यूम भूल गए थे, कितना आ रहा है बताओ। 211.725, और ये करेक्ट है ना? ये मिस है इसमें। 405, 600, 275, 72, 600, 93, 500, 846, 900। ये क्या आ गया? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद देखो क्या दिख रहा है। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या दिख रहा है? प्राइम कॉस्ट में क्या दिख रहा है? सर यहाँ देखिए, ऑफिस खर्चा तो कुछ ऑफिस खर्चा दिख रहा है, मैन्युफैक्चरिंग खर्चा तो है ही नहीं। ऑफिस का डेप्रिसिएशन है। तो प्राइम कॉस्ट यही क्या आ जाएगा हमारा? क्यों? क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड नहीं है। मौज करो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड नहीं है। आगे बताओ। आगे बताओ। सर एक बात बोले, नहीं है तो क्या यहाँ पर दिखा दे क्या? फैक्ट्री ओवरहेड नील 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 नील। ऐसा चाहो तो कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नहीं है तो नहीं है। आगे बताइए। अब क्या आ जाएगा? ऑफिस ओवरहेड में बहुत सारा आइटम्स था क्या? हाँ। हाँ सर। ऑफिस रेंट है। सबसे पहले ऑफिस रेंट कितना है? ऑफिस रेंट 34,600। फटाफट लिख दीजिए। ऑफिस रेंट के बाद ऑफिस सैलरी 72,000। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस तो यहाँ का आइटम नहीं है। सर ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? बोलिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहाँ जाएगा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? कोथा जाबे? अरे बोलो कहाँ जाएगा? सेलिंग में होता क्या है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, थोड़ा बताइए तो। कहीं नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहीं नहीं जाता है, कॉस्ट में इसको नहीं लिखते। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या हो रहा है? पहले का खर्चा को राइट ऑफ कर रहे हो आप। तो राइट ऑफ यहाँ पर कुछ नहीं होता है, यहाँ पर एस्टिमेटेड और एक्चुअल सेल लेना देना है। ठीक है ना? यहाँ नहीं आएगा। फिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जाता है। ये डिस्काउंट रिसीव और डिविडेंड रिसीव, ये भी नहीं आएगा। ये दोनों ही नहीं आएगा। डिस्काउंट रिसीव और डिविडेंड रिसीव भी हमारे यहाँ नहीं आता है। इसी कारण याद रखिएगा, ये दो तीन खर्चा नहीं आया ना, इसी कारण आप देखिए जो ये प्रॉफिट आया ना, इससे मैच नहीं करेगा हमारा। चलिए फटाफट कंप्लीट करिए अब। ऑफिस सैलरी कितना? 72,000। ऑफिस सैलरी के बाद डेप्रिसिएशन 10,000। सबको ऐड करके बताइए कितना आया? 500। 8.65, 875। ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और सीओजीएस भी यही बोलेंगे। सेलिंग खर्चा था ना एक, सेलिंग खर्चा ऐड कर दो। सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है? 17,290। बस खत्म। कितना आ रहा है? 9,80,000
डिवाइड बाई 4000, 4.325। कितना आया? 245, 197 के आसपास है ना। ये क्या आया? कॉस्ट ऑफ सेल। सेल दिया हुआ था, सेल कितना दिया हुआ था? 86,800 ना। प्रॉफिट निकाल लो, बैलेंसिंग फिगर कहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ लिखना लिखो। कितना आ रहा है प्रॉफिट? 6,000। 6010 ना। पर यूनिट बताइए 6010 को। 1.502 के आसपास, और इसका 696,800 डिवाइड बाई 4000, 246,7। डन। ये वाला कंप्लीट हुआ। अब बनाना क्या चीज़ है? तो खत्म? अरे नहीं, खत्म नहीं, के बाद तो अब काम चालू होगा। समझ में आ रहा है क्या? लग जाइए। वाह। स्टेटमेंट showing estimated cost for 2006, 2006। कितने यूनिट्स के ऊपर? कितना यूनिट बढ़ा है? पहले 4,000 था ना, प्लस कितना परसेंट? 15% ना। कितना आ जाएगा? 4,600। ठीक है, बना लीजिए फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है ना ये सब, ऐसा क्वेश्चन होमवर्क मिलना चाहिए। बना लोगे तो जी, क्या दिक्कत है? सर दो दो क्वेश्चन है, दो दो होमवर्क कम से कम दीजिएगा। ठीक है, ठीक। एक ही क्वेश्चन में दो कॉस्ट शीट बनाना है, ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास। चलो इसको जल्दी से कंप्लीट कर लो। ध्यान रखना कौन बढ़ा है कौन घटा है, कौन बढ़ा है कौन घटा है, ध्यान रखना। आओ, सबसे पहले क्या बोल रहा है? क्या चीज बढ़ गया? रॉ मटेरियल प्राइस जो है ना बढ़ गया। अब यही चीज समझना ध्यान से, रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ गया ना, तो तुम लोग क्या करते हो ना, इसको पिक करना चालू करते हो। डायरेक्टली आप इस पे भी डाल सकते थे ये इम्पैक्ट, इसको पर यूनिट निकालने का दरकार नहीं था, इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट आ जाता। छोड़ देते, डायरेक्ट यही से करना चालू करते मटेरियल से। इसी को बढ़ा दो, बात बढ़ जाएगी, क्योंकि यही प्राइस तो इसका भी तो आएगा। मोटा मोटी जो परचेज का इम्पैक्ट ही तो इस पे आता है मटेरियल पे। इसी कारण डायरेक्टली किसको बढ़ा दीजिए? मटेरियल को बढ़ा दीजिए। लिख दीजिए डायरेक्ट मटेरियल। कितना डायरेक्ट मटेरियल पहले? 104.5 था ना, कितना से बढ़ गया है? मल्टीप्लाई करिए कितना यूनिट से? 4,600 से। चलिए करके बताइए।
सब काम कैलकुलेटर पे करिए। 101.45 इंटू 120% इंटू 4600, कैलकुलेटर से खाली जवाब मांगिए। 4560000 पर यूनिट आ जाएगा 101.45 इंटू 120 यानी कि 12.1 1 to 1, ओके 1 to 1.74। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग आते हैं डायरेक्ट वेजेस में। डायरेक्ट वेजेस बता दीजिए कितना है। डायरेक्ट वेजेस का पर यूनिट कितना है? डायरेक्ट वेजेस का 68.75। तो 68.75 में कितना यूनिट से बढ़ गया? इसको भी 120% से मल्टीप्लाई करना होगा और 4,600 यूनिट्स हैं। तो 68.75 इंटू 120%, 82.5 का पर यूनिट आया। 4,600 मल्टीप्लाई कर देने से 3,79,500। के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस था। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में क्या बोल रहा है? विल इंक्रीज टू, डायरेक्टली बोल रहा है कि विल इंक्रीज टू कितना हो जाएगा? 86,400। तो 86,400 कर दीजिए। 86,400 4,600 का यूनिट, तो ये आ जाएगा 18.78। सर अदर चार्जेबल एक्सपेंसेस के बारे में क्या बोल रहा है? अदर चार्जेबल एक्सपेंसेस बोल रहा है इंक्रीज बाई 15% पर यूनिट। अदर चार्जेबल एक्सपेंसेस, अदर चार्जेबल एक्सपेंसेस जो है वो बोल रहा है कि 15% से बढ़ गया है। तो अदर चार्जेबल एक्सपेंसेस का पर यूनिट था आपका 23.375। 23.375 15% से बढ़ा है और 4,600 का यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 23.375 इंटू 115% पर यूनिट आ जाएगा 26.88 और मल्टीप्लाई कर दोगे 4,600 से तो आ जाएगा 1,23,653 के आसपास। तो 4 कर सकते हो, 75 था। सबको ऐड कर दोगे तो आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। ये हमारा प्राइम कॉस्ट। तो 56,000,4,379,500 86,400 123,654, ये आ जाएगा आपका 11,49,558 121.74 प्लस 82.5, 82.5 था ना? 82.5 प्लस 18.78 प्लस 26.88, ये आ जाएगा आपका लगभग 25 रुपये का, नहीं 250 रुपया। 250 रुपया कर सकते हो, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट के बाद इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? प्राइम कॉस्ट ही हमारा क्या हो जाएगा? वर्क कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं था। उसके बाद कहानी चालू होता है ऑफिस ओवरहेड का। ऑफिस ओवरहेड में देखिए क्या है। ऑफिस ओवरहेड्स में 3 आइटम था। एक ऑफिस रेंट था, एक ऑफिस सैलरी था और तीसरा सेलिंग एक डेप्रिसिएशन था। ऑफिस रेंट, ये तीनों के बारे में क्या बोला था क्वेश्चन कि कुछ नहीं बोला है तीनों के बारे में। प्रोडक्शन वाला पॉइंट हम लोग कर लिए हैं, ये वाला पॉइंट हो गया है। रॉ मटेरियल वाला हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। डेप्रिसिएशन बोल रहा है कि 8,000 होगा।
तो डेप्रीसिएशन को पहले तो हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 8,000 होगा, डेप्रीसिएशन 8,000 बोल रहा है ना। आगे क्या बोल रहा है आप देखो, सर सारा डेटा तो खत्म हो गया, अब तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब आप बताइए खेल क्या होगा। अब यहाँ तो क्वेश्चन साइलेंट हो गया इसको लेकर। तो हम क्या करें, इसका पर यूनिट उठाकर 4,600 से मल्टीप्लाई करें, पर यूनिट उठाकर 4,600 से, जो पर यूनिट है, पर यूनिट को लेके यहाँ आए और 4,600 से मल्टीप्लाई करें कि जो टोटल अमाउंट वहां था वही टोटल अमाउंट ही उठा दे। सर क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो आंसर सेम ही आएगा ना, अलग आएगा। उसका पर यूनिट लेकर आओ, किसी का भी एक तो पर यूनिट उठाओ, ऑफिस रेंट का पर यूनिट उठाओ एक बार, और उसको 4,600 से मल्टीप्लाई करो, देखो तो कितना आ रहा है। आ रहा है ना। तो क्या करें, ये लिखे कि डायरेक्ट एज यूजुअल उठा कर रख दे। तो यहाँ खेल आता है ना कि नेचर का, अगर ये वेरिएबल कॉस्ट होता ना तो फिर पर यूनिट को उठा कर लेकर आते, क्योंकि देखो समझो पर यूनिट चेंज नहीं होता है वेरिएबल कॉस्ट में। अगर फिक्स कॉस्ट होता है तो फिक्स्ड कॉस्ट ही कांस्टेंट रह जाता है। तो तुमको क्या लगता है, और रेंट और ऑफिस का सैलरी क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट होता है। ऑफिस का रेंट वेरिएबल कॉस्ट होता है, जैसे जैसे यूनिट बढ़ता है वैसे वैसे आपका कॉस्ट बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट है। और ऑफिस का सैलरी भी परमानेंट स्टाफ मानकर क्या करिएगा। हाँ सर, हम एजम्पशन ले सकते हैं क्या कि ये वेरिएबल कॉस्ट है और उसके बाद हम लिख कर आगे बढ़ जाए, गलत हो जाएगा। गलत एजम्पशन नहीं लिया जाता है, जिसमें डाउट होता है उसमें एजम्पशन लिया जाता है। और ये आपका जो डाउट है ना प्योरली क्या है, तो आपको यहाँ फिक्स कॉस्ट ही मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो ये मानकर आप क्या करेंगे बताओ, पूरा डेटा को क्या करोगे, यहाँ लिख दोगे अनचेंज, अनचेंज। तो उठा के डेटा डाल दीजिए, कितना कितना डेटा था वो वाला, या फिक्स भी लिख सकते हैं बगल में, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। 34,600 था ना, 72,000 था। बताइए कितना आएगा। 12 लाख, 12,61,000। 34,600, यहाँ पर यूनिट आ जा रहा है 7.52। यहाँ 72,000 डिवाइड बाई 4,600, 15.65, 8,000 इंटू 4,600, 1.739, 7.52। 25 प्लस 250, 274 के आसपास आ रहा है ना, 909 या समथिंग, ऐसे ही कुछ आ रहा होगा अलग अलग लोगों का। ऑफिस के ये क्या आ गया, इसको बोलोगे सीओपी, सीओपी प्लस ऑब्लिक सीओजीएस। सेल दिया, अच्छा सेलिंग खर्चा बाकी है अभी ना। सेलिंग एक्सपेंसेस के बारे में क्या बोला है, तो अब बताओ, फिर दिमाग लगाओ। सेलिंग एक्सपेंसेस को हम ना क्या कर रहे हैं कि 17,200 को यहाँ लिख दे रहे डायरेक्टली। बोलो चलेगा तो, गलत हो जाएगा। सेलिंग एक्सपेंस फिक्स कॉस्ट नहीं होता है। तो हमको यहाँ पर क्या करना होगा, इसका पर यूनिट उठा के लेकर आना होगा। पर यूनिट कितना है, इसका पर 4.325। तो यहाँ पर सेलिंग में हमको 4.325 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 4600 से। ये चलेगा यहाँ पर, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट होता है। सिंस वेरिएबल कॉस्ट लिख दीजिए यहाँ पर, कुछ बोला नहीं था। तो 4.3225, चलो 3225, 225, 4 नंबर लेना है, वही तो लो। अरे 4.32 ना, कुछ तो। चलो, पर यूनिट के चक्कर में काहे फंस रहे हो। 19,872, 4.32 के आसपास। चलिए बता दीजिए, ये भी आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल।
कॉस्ट ऑफ सेल कितना आ रहा है? कॉस्ट ऑफ सेल 12 लाख, ऐसे बोला जाता है 12,84,030, 274.909 प्लस 4.32, यह आ जाएगा 279.229, या छोड़ो 23 कर दो ना हो तो। प्लस इसमें एक चीज और बोल रहा था करने के लिए, प्रॉफिट बोला था ना, प्रॉफिट नहीं बोला था? नहीं बोला है ना? ऊपर बोला था 20% कॉस्ट तो प्रॉफिट, और फिर आपको बता देना है सेल। तो इस बार भी आपका प्रॉफिट कितना परसेंट है? 20% बोला है, पर इस बार 20% और किस पे है? तो किसको मानोगे 100 इस बार? इस बार इसको 100 मानना होगा, ये तो 20 रहेगा ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा इस बार? 120। समझ में आया? चलो इस बेस पर अब कैलकुलेट करो। 12,84,030 100 है, तो 120 कितना होगा? 120 आ रहा है 15,4836। ठीक है, ये अगर 120 है तो 20 कितना होगा? 256,806। ठीक है, तो 4,600 से डिवाइड कर दो, 55.827, 15,40,836 डिवाइड बाई 4,600, 334.96 के आसपास। ओके, सही है तो। अच्छा, देखिए पेन दो। हम्म, चलो कंप्लीट। क्या होगा ये? पार्ट डी भी क्या हो गया? खत्म। पार्ट डी खत्म होते ही कॉस्टशीट का विदाई का समय आ जाता है। सुबह 4 बज गया, विदाई का चालू हो गया है। रोना धोना चालू करो। 22 नंबर ले लो, होमवर्क है। ठीक है, देख के डर लगेगा, पर गलती ही करना, बनाते समय होश उड़ेगा। समझ में आ रहा है? जीवन में अजीब अजीब पॉइंट भी मिलेगा, पर डरना नहीं है। समझ में आ रहा है? सर देखिए यहाँ क्लोजिंग स्टॉक है, नहीं भ्रम में मत रहो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, यहाँ भी कोई दिक्कत खास नहीं है, और धीरे 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 करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। क्लियर? तो ये टाइप सी का जो हमारे पास जो क्वेश्चंस था वो होता है समाप्त। टाइप डी का ओके। ठीक है, एक क्वेश्चन और था कॉस्ट शीट को लेकर, आपको मन करे तो बैठ के बना लीजिएगा, हम लोग नहीं करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बताया ना बैठे बैठे क्या करे, पढ़ने का मन करने लग जाता है, तो ऐसा हम लोग के साथ नहीं होता है। तो ये वाला बना लीजिएगा, ये हम लोग कराते नहीं है,
चाहो तो कर लेना, ठीक है ना। जमाना बदल गया है, सिलेबस कम हो गया है, कॉस्ट में इस तरह का क्वेश्चन पहले नहीं आता था, तो अभी मत बोलना, एकदम मत बोलना आता नहीं, इजी इजी आता है। फाइनल अकाउंट याद कर लेना अपना। तो समझ आ रहा है, इस तरह का क्वेश्चन भी आप ट्राई कर लेना, जरूरत पड़े तो करवा दिया जाएगा, बट एक बार ट्राई तो करना घर बैठ के। क्या करना है ट्राई, अरे ट्राई में करना क्या है, कॉस्ट शीट बनाना है, तो जो मन में आया लिपा पोती करना, और क्या करोगे, गलती ही तो करोगे। सर कब करेंगे, पेज, हाँ इस तरह के क्वेश्चन में जो खुद बनाने से तुमको समझ में आ जाएगा कि भयानक डाउट है इसमें, कुछ गलती ही हुआ होगा, तो इसका मतलब थोड़ी ना छोड़ देना है, बनाना जितना बने, गलत सही पेज छोड़ देना जरूर, ताकि गलती हो तो वापस से ठीक कर लेना। ये हो गया। अच्छा, अब आते हैं एक और बात में, टाइप ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। तो डी भी हो गया ना, तो बचा क्या है, कौन सा क्वेश्चन बाकी है, चेक करो, सब तो हो ही गया है। ई में तो एक ही क्वेश्चन है सिर्फ, क्रॉस चेक करो एक बार। तो 24 होमवर्क रख लीजिए, 26 भी नहीं हुआ है, 26 भी नहीं हुआ है, अरे 26 तो होमवर्क ही है, ये ये तो भूल ही गए, टाइप ये डी वाला था ना, हाँ तो ये तो होमवर्क ही है। अरे देखो तो डेटा सारा सेम है, डेटा सेम नहीं है पूरा एकदम, डेटा भी सेम है क्या, अच्छा डेटा भी तो सेम है, एक एक आइटम सेम है, जब भी क्वेश्चन किए, पर ऊपर में देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, 25% ऑन, अभी क्या लेकर किए थे, हाँ तो फिर से बनाइएगा। तो एक काम करिएगा, रीडू करने का जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन ही बनाए, अगर होमवर्क बना लेना तो काम हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन किए ना, उसमें खाली बस इसमें और उसमें फर्क इतना ही है, उसमें 20% ऑन कॉस्ट था, इसमें 25% कॉस्ट था, तो ये होमवर्क खत्म कर लेना, ठीक है ना, हो गया। और बताओ 26 के बाद, और बताओ जल्दी से, 29, 29 में नहीं करवाया गया है, ठीक है 29 को रिजर्व में छोड़ दो, 29 हम करवा देंगे। इसमें एक्चुअली क्या है ना, समझाना पड़ेगा 2 मिनट मेरे को। इनकर्ड और अप्लाइड ये वाला कनेक्टेड है ना ओवरहेड के टॉपिक से, अभी इनकर्ड क्या होता है, अप्लाइड क्या होता है, तो 5 मिनट बातें लगेंगी, उसको रोक देते हैं, ठीक है ना। तो 29 होमवर्क नहीं है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक हो जाएगा। बोलो और बताओ, 31 हो गया है क्या, 32 हो गया है क्या, 32 नहीं है, नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, ठीक है। तो आप इतना ही करके लेकर आइए, 24 और 26, और एक कॉस्ट शीट वाला भी दिया था ना कुछ बड़ा सा क्वेश्चन, 28 ना, बड़ा वाला क्वेश्चन, 22 भी था, 22 में क्या था, 22 में क्या था, टाइप बी वाला, हाँ, तो टाइप डी वाला 22, ये दो क्वेश्चन है, ठीक है। पहले 26 बनेगा, फिर ही बनाना, नहीं तो फंस जाओगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, फिर इसको बनाना। 24 कौन सा क्वेश्चन था, कॉस्ट शीट का था, कॉस्ट शीट का है, नॉर्मल है कॉस्ट शीट। और 28 क्या है, 28 भी कॉस्ट शीट है, नहीं ये कॉस्ट शीट का एडवांस क्वेश्चन है, कॉस्ट शीट का एडवांस है। अब देखो क्या हुआ है ना कि ये वाला टाइप, ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, ये तुमको दिक्कत करेगा, और ये कॉस्ट ये 28 दिक्कत करेगा,
ये 22 और 28 बाद में बनाना, सब रिवाइज वाइज करके अब तो जितना भी पढ़ाई किए हुए हो सब रिवाइज मारना और बैठ के शांति से बनाना, क्योंकि डायरेक्ट अब कॉस्ट क्लास आपका अब ट्यूसडे को होगा। आई थिंक कॉस्ट क्लास कब रहता है, पहले ट्यूसडे को ही होगा। तो आराम से सुकून से सारा रिवाइज करना और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर दम तोड़ देगा, खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में।